बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अब्दुल क़य्यूम अस्कर और आज का हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। व्हाट इज़ एक्चुअली ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट? 10th क्लास केमिस्ट्री का टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक कंसेप्ट देंगे हम, ग्रीन हाउस क्या होता है। ग्रीन हाउस, व्हाट इज़ द ग्रीन हाउस? तो ग्रीन हाउस क्या होता है बेटा? बाज़ ममालिक ऐसे जहाँ पर टेम्परेचर जो है वो बहुत लो होता है, नॉर्मली टेम्परेचर वहाँ का लो होता है, सर्द ममालिक जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं मोस्टली, वहाँ पर पौधे उगाने में जो है वो कुछ प्लांट्स की ग्रोथ में इशू बनती हैं, क्योंकि हमें पता है कि हर प्लांट के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है जिसमें वो अपनी ग्रोथ नॉर्मली कर पाता है। तो ज़्यादा ठंडे इलाकों में प्लांट्स अपनी ग्रोथ नॉर्मल नहीं कर पाते, उसके लिए वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जिन्हें ग्रीन हाउस कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इट्स लैंड, ये ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। इस पर मुख्तलिफ पौधे जो हैं वो उगाए जाएंगे। एंड ये कुछ पॉट्स यानी गमले पड़े हुए हैं लाइक दिस। well it have some flowers or any kind of other stuff. तो ऐसे फ्लावर्स, ऐसे प्लांट्स जिनकी ग्रोथ के लिए टेम्परेचर नॉर्मल से ज़रा हाई चाहिए, उनको एक स्ट्रक्चर में रखा जाता है जो कि इस तरह का बना हुआ होता है, लाइक दिस। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है ये बनता है ग्लास वॉल से, शीशे से बना हुआ होता है, ग्लास वॉल, और ये किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से भी बना हुआ हो सकता है, और एनीथिंग एल्स, इस तरह की किसी चीज़ से बना हुआ हो सकता है। मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ मार्कर से। अच्छा जी, ये मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब ये ग्रीन हाउस क्या करता था, इसका काम क्या है? देखिए बेटा, सूरज से, सन से जो हमारे पास रेडिएशंस आती हैं, रेडिएशंस विच कम्स टू अर्थ फ्रॉम द सन, ये हम सूरज बना रहे हैं प्यारा सा, लाइक दिस। सन से जो ज़मीन की तरफ रेडिएशंस आती हैं वो मोस्टली उसमें होती हैं यूवी रेज। यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट, जिसके बारे में हम पहले पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। ये रेडिएशंस आती हैं शॉर्ट वेवलेंथ। यूवी रेज आर ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, ये आती हैं, और ग्रीन हाउस की ये जो ग्लास वाल है ये इन रेडिएशंस को अपने अंदर गुजरने देती है ठीक तरह से, नॉर्मली जैसे ये आना चाहती हैं। ये रेडिएशन इसके अंदर इंटर हो जाती हैं। इंटर होने के बाद जब ये रेडिएशन ज़मीन से टकराती हैं, उसके बाद ज़मीन से रिफ्लेक्ट हो के बैक जब जाने लगती हैं, उस वक्त फिर इनको कहा जाता है IR रेडिएशंस। IR स्टैंड्स फॉर इंफ्रारेड रेडिएशंस, ठीक है। तो ये रेडिएशन जब टकरा कर वापस गुजर रही होती हैं तो इनमें एक छोटी सी तब्दीली आती है। वो तब्दीली क्या है बेटा? ये जो वेव्स आई हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस थी, इनकी वेवलेंथ छोटी होती है। हम कहते हैं जी ये है शॉर्ट वेवलेंथ, दे हैव शॉर्ट वेवलेंथ। यू ऑल हैव स्टडीड अबाउट द वेव्स। ये वेवलेंथ, ये जो एक क्रेस्ट और ट्रफ के दरमियान का फासला होता है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। ये छोटी वेवलेंथ है, इसमें छोटे छोटे फासले हैं, और जब ये ज़मीन से टकराती हैं उसके बाद ये इंफ्रारेड रेडिएशंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और इंफ्रारेड रेडिएशंस की वेवलेंथ होती है बड़ी। ये देखें, इसकी बड़ी वेवलेंथ है। अच्छा, फ़र्क क्या होता है? यूवी रेज जो ज़्यादा आती हैं उसमें लाइट होती है, और जो इंफ्रारेड रेडिएशन वापस आती हैं उसमें ज़्यादा हीट होती है, हीट बढ़ चुकी होती है। अब यहाँ पर करना क्या है कि सन की तरफ से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को ग्रीन हाउस की ग्लास वाल अपने अंदर इंटर होने देती है, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर इससे बाहर जाने की कोशिश करती हैं तो ये ग्लास वाल इसको बाहर नहीं जाने देती, बल्कि इसको वापस रिफ्लेक्ट बैक कर देती है।
इस तरह से जो हीट है वो इंट्रैप हो जाती है, हीट गेट्स entrapped in greenhouse। इस अपरेटस को बेटा, ये जो हमने बनाया था, इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट प्लांट्स या वेजिटेबल्स ग्रो करवाई जाती हैं। और पाकिस्तान में इस तरह का आपको देखने को मिल सकता है कि देहाती इलाके जहाँ पर ग्रीन हाउसेस अफोर्ड नहीं किए जा सकते, वहाँ पर कुछ मखसूस किस्म की सब्जियों के ऊपर जो है वो शॉपर यानी ट्रांसपेरेंट जो प्लास्टिक होता है उसकी शीट जो है उसके ऊपर कवर कर दी जाती है ताकि उनको सर्दी के एडवर्स इफेक्ट से भी बचाया जा सके। और सम जगह पर फिर ग्रीन हाउस लगा दिए जाते हैं ताकि उन प्लांट्स को जितना टेम्परेचर चाहिए वो उनको नॉर्मली मिल सके। तो बेटा ये पहले आपको मैंने समझा दिया कि ग्रीन हाउस क्या होता है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसा ही इफेक्ट ज़मीन पर भी होता है जो कि पूरी अर्थ को इफेक्ट करता है। वो किस तरह से होता है देखें, ये हम पहले छोटी सी बात कर लेंगे कि ये हमारी है सरफेस, ये हमारी अर्थ है और ये हमारी अर्थ की सरफेस है ऊपर ऊपर। अब हम जानते हैं कि हमारी अर्थ के अराउंड जो है वो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है। लेयर्स 4 जो हैं हम पिछले टॉपिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। एज यू नो दैट आर ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। सो वी विल डिस्कस अबाउट द फर्स्ट लेयर विच इज़ ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर पर रिकॉर्डेड लेक्चर मैंने पहले अपलोड किया था, उसमें हमने इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर के बारे में डिस्कशन की थी। आज हम उसको रिपीट कर रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर जो है उसके अंदर वैसे तो मेजर कंस्टिट्यूएंट होती हैं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, लेकिन उसमें कुछ गैसेज यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स कुछ उसमें पाए जाते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेन रोल कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड की एक इन्वेलप ऐसे ज़मीन के अराउंड मौजूद होती है। यहाँ पर मैं एक इन्वेलप बना रहा हूँ अंदाज़न तौर पर कि ये हमारे अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर में यानी ट्रोपोस्फेयर में पहली रीजन में ये एक लेयर बनी हुई है गैसेस की। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है इसको मैं मेंशन कर देता हूँ CO2 लेयर। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड लेयर है ये वही काम करती है जो कि एक ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल काम करती है। किस तरह से वो हम देखते हैं। देखिए बेटा, अब सन की तरफ से रेडिएशंस कुछ आती हैं, वो ये रेडिएशंस आ रही हैं, स्मॉल वेवलेंथ की रेडिएशन ये आ जाती हैं, UV रेज, ठीक है, ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। ये रेडिएशन सन की तरफ से ज़मीन की तरफ आ जाती हैं। ज़मीन की सरफेस से टकरा कर जब वापस आने लगती हैं इनकी वेवलेंथ बड़ी हो चुकी होती है, ठीक है, और इनको उस वक्त हम कहते हैं इंफ्रारेड यानी IR रेडिएशंस। IR रेज मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर है ये उसी तरह काम करती है जैसे ग्रीन हाउस की ग्लास वॉल काम करती है कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो कि शॉर्ट वेवलेंथ की होती हैं उनको तो अपने अंदर से गुजरने देती है, ज़मीन तक पहुंचने देती है, लेकिन जब ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि हीट काज करेंगी ये इसमें से वापस गुजरना चाहती है, स्पेस में जाना चाहती है, तो ये उनको रोक लेती है और वापस ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। और जब ज़मीन की तरफ रिफ्लेक्ट कर लेगी तो हमारा ये जो एटमॉस्फेयर वाला एरिया है ये हो जाएगा वार्म। जाहिर सी बात है जब हीट ट्रैप होगी तो हमारा एटमॉस्फेयर वार्म हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इट दिस लेयर आई मीन CO2 लेयर्स कीप्स आवर एटमॉस्फेयर, हमारे एटमॉस्फेयर की पहली लेयर या हम अर्थ की सरफेस को कह सकते हैं वार्म। उसको ये चीज़ गर्म रखती है। किस तरीके से गर्म रखती है वो हमने फिनोमेना पढ़ लिया कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पहुंच जाती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशन जब वापस जाना चाहती हैं तो उनको रोक लिया जाता है, इंट्रैप कर लिया जाता है। इस तरह ये रेडिएशन इस तरह ये ज़मीन की सरफेस में इंट्रैप्ड रहती हैं और अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। अगर इन्हीं रेडिएशंस की वजह से इन्हीं रेडिएशंस के इंट्रैप होने की वजह से और इस कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर की वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है। हमारी अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है दैट इज़ टेकन अबाउट 15 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर नॉर्मल रहता है सिर्फ उनकी वजह से। अगर ये ना हो लेयर्स
जो है कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर हैं और उन रेडिएशंस को ना रोका जाए, तो अर्थ का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो तकरीबन -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी कम हो जाए। और जिसकी वजह से क्या होना था कि अर्थ जो है वो इंसानों के रहने के लिए या बहुत सारे जानदारों के रहने के लिए सूटेबल ना होती। तो इस लेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बिकॉज दे कीप आवर एटमॉस्फेयर वार्म। ये इसका नॉर्मल काम है। इसी काम को हम जो कार्बन डाइऑक्साइड के कह करती है, इसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, यानी ये उसी तरह काम कर रही है जिस रूल पर एक ग्रीन हाउस काम करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने डिस्कस कर लिया। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को किस तरह मेंटेन करती है। हम आगे इसकी डिटेल डिस्कस करते हैं कि ये नुकसानदेह कैसे हो सकता है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम डिटेल से पढ़ चुके हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट वेल के कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से हमारी अर्थ के लिए ग्रीन हाउस का काम करती है और हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है। वेल विल कंटिन्यू दैट। देखें, अगर तो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन इट इज़ सूटेबल फॉर अस। तो हमारे लिए सूटेबल होती है बिकॉज इट कीप्स आवर एटमॉस्फेयर वार्म। ठीक है, इट इज़ सूटेबल। तो देखिए, नेचुरली तौर पर, कुदरती तौर पर नेचर का सिस्टम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनाया गया है। मतलब कि इंसानों के बगैर भी ये दुनिया बहुत परफेक्ट तरीके से चल सकती है। नेचर में ये चीज़ें बैलेंस किस तरह से होती हैं बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। ये बात आपने याद रखनी है कि ये एयर पोल्यूटेंट नहीं है, नॉट एयर पोल्यूटेंट। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी है, ज़रूरी गैस है, नेसेसरी फॉर प्लांट्स। पौधों के लिए नेसेसरी है, प्लांट्स के लिए, एज यू नो अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन विच प्लांट्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक ग्लूकोज एंड oxygen. So necessary for plants as O2 is necessary for our animals. तो होता यूँ है कि प्लांट्स डू फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और समटाइम्स साइनोबैक्टीरिया, बट वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट डू फोटोसिंथेसिस। वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और फोटोसिंथेसिस के नतीजे में वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए एनिमल्स को, तो एनिमल जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। एनिमल्स आर नॉट एबल टू फोटोसिंथेसाइज, सो एनिमल्स डू रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन करते हैं जब, तो एनिमल जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जो है वो उसको रिलीज़ करते हैं। ये दोनों प्रोसेस जो हैं वो एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। इस दोनों रिएक्शंस यानी फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के नतीजे में जो है वो और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना रिमेन्स एट नॉर्मल लेवल। ये नॉर्मल लेवल पर रहती है। ठीक है, और एंड कीप्स द अर्थ वार्म, और अर्थ को ये वार्म यानी गर्म रखती है। ठीक है, बट अब होता क्या है कि समटाइम्स बल्कि अब तो रेगुलर ये हो चुका है कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो कंसंट्रेशन जो है इनकी वो बढ़ चुकी है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है। कंसंट्रेशन ऑफ
concentration of CO2 has increased, कंसंट्रेशन बहुत बढ़ चुकी है और वो कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो मोर देन द रिक्वायर्ड इंफ्रारेड रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड। देखें, क्योंकि हमें पता है कि हमें एक लिमिट तक इंफ्रारेड रेडिएशंस चाहिए जो कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को नॉर्मल रख सकें। तो इंक्रीज कंसंट्रेशन की वजह से क्या होता है कि मोर देन नॉर्मल IR radiations are absorbed। अब देखिए IR रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करने से अर्थ वार्म होती है, तो अगर मोर देन नॉर्मल एब्जॉर्ब किया जाएगा रेडिएशंस को तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर ऑफ होल अर्थ सरफेस राइजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसी टेम्परेचर के बढ़ने से पूरी अर्थ जब हीट अप होती है, टेम्परेचर पूरी अर्थ का बढ़ता है, तो उसको हम एक फिनोमिना का नाम देते हैं जिसको हम सब जानते हैं, दैट इज़ नाउन एज ग्लोबल वार्मिंग। दैट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, वी ऑल आर वेल फेमिलियर विद दिस कंसेप्ट, with this term that is known as global warming। The increase in temperature of earth, the temperature of all earth rise due to the human activities, concentration of carbon dioxide has increased, जिसकी वजह से अर्थ का जो है वो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। इस टेम्परेचर के बढ़ने के फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल मीन द all over the world and warming mean the heating process। so temperature of earth is rising day by day as we can observe that हर आने वाले वक्त में ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। गर्मियों के मौसम जो हैं वो शदीद किस्म के होते जा रहे हैं और गर्मियों में टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये सारा इसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होता है कि नॉर्मल कंडीशंस में तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ नहीं होती, बट ह्यूमन डिफरेंट एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से, फॉरेस्ट फायर और इस तरह लकड़ी के जलाने की वजह से डिफरेंट तरह के रिएक्शंस होते हैं जिसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। सोर्सेज हैं डिफरेंट वायरस टाइप के जो कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, उन सोर्सेज की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो रही है और वो अर्थ के सरफेस को ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो वार्म कर रही है। दैट इज़ नाउन एज ग्लोबल वार्मिंग, जो कि काफ़ी नुकसानदेह चीज़ है। ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स को हम डिटेल में इंशाल्लाह अगले टॉपिक में अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।